उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2021 सामान्य अध्ययन पेपर देखेंगे। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पर स्थित है? मांडी। मांडी स्थित है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में। अगर मांडा पूछ लेते मांडा तो ये है जे के मतलब जम्मू कश्मीर में। देखिए, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडी गांव हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। यहाँ खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा ईंटें प्राप्त हुई हैं। 3 अलग अलग आकार प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। इस स्थल पर कोई टकसाल ग्रह रहा होगा, इस तरीके से सोचा जाता है। यहाँ पर बौद्ध जैन शैव धर्म से संबंधित किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक योग में सही सम्मिलित नहीं पूछा है? ठीक है, जब नहीं पूछा हो तो इस तरीके से आप पेपर में गोल कर लें। ठीक है, आगे देखिए, तीर्थखर एक तरफ है निर्माण स्थल जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से दिए गए हैं ऋषभनाथ, अष्टापद, पुष्पपूज, सम्मेद शिखर, नेमिनाथ, उज्जैन पंथ, महावीर पावापुरी। यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये वाला सम्मिलित नहीं है। बाकी श्रवनाथ, अष्टापद बिल्कुल सही है, नेमिनाथ, उज्जैन सही है, महावीर पावापुरी सही है। देखिए एक बार सही देख लेते हैं। ऋषभनाथ अष्टापद वासुपूज्य का चंपापुरी था, नेमिनाथ का उज्जैन था, महावीर का पावापुरी था। सम्मेद शिखर जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थान है। यह झारखंड राज्य में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। यह सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। 1200 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति में, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में काल के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों बातें सही हैं। मौर्य काल के पतन के बाद दक्कन में सातवाहनों की सत्ता स्थापित हुई। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इस वंश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया। सातवाहनों ने प्राकृतिक भाषा को संरक्षण दिया तथा सातवाहन राजा हाल ने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की। सातवाहनों ने स्थापत्य कला, चित्रकला के साथ साथ कला के लोक पक्ष को भी प्रोत्साहन दिया। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं पूछा? एक तरफ है शासन, एक तरफ है राज्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये वाला। बाकी सब सही है। राणा हमीर मेवाड़ के थे। राणा चुंडा मारवाड़ का था। ठीक है, और मलिक राजा फारूकी खानदेश के थे। क्वेश्चन आपका नहीं पूछा तो ये वाला राइट हो जाएगा। पर चेक कर लेते हैं। राणा हमीर मेवाड़ के, राणा चुंडा मारवाड़ का, मालिक राजा फारूकी खानदेश का, मलिक सरवर ख्वाजा जहां ये जौनपुर के थे। मिसलेनियस से कैसे क्वेश्चन बने हैं, सही उत्तर चयन करना है। ठीक है, इस तरीके से आप देख लें प्रश्न को। एक तरफ है ग्रंथ, एक तरफ है रचयिता। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर हम आ जाते हैं। रागमाला के पुंडरीक विठल थे। रसकौमुदी के श्रीकंठ थे। राग विबोध के सोमनाथ थे। चतुर्दंडी प्रकाशिका के व्याकरण थे। इस प्रकार से राइट हो जाएगा। कथन दिए हैं और कारण आपको हम यहाँ पर दे गए हैं। प्रश्न इस तरीके से दिया गया, मुगल समाज मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ए आर दोनों सत्य हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, सही है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी, बिल्कुल सही है। फवायुद्दुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था ए ऑप्शन, अमीर हसन सिजी ने किया था।
वायुदुल फवाद नामक पुस्तक, जो शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन अमीर हसन सीजी ने किया। निजामुद्दीन औलिया एक महत्वपूर्ण सूफी संत थे जो दिल्ली सल्तनत के 7वें महत्वपूर्ण सुल्तान के शासनकाल से संबंध रहे थे। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत-ए-आला की स्थापना की थी? बी ऑप्शन लाहौर में। राजा रणजीत सिंह ने लाहौर में अदालत-ए-आला की स्थापना की तथा लाहौर में ही तोप निर्माण का कारखाना खोला। रणजीत सिंह की स्थायी सेना फौज-ए-आइन के नाम से जानी जाती थी, जो उस समय एशिया में दूसरे स्थान पर थी। राजा रणजीत सिंह अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब को स्वर्ण मंदिर में परिवर्तित किया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायुकोम सत्याग्रह के संबंध में कथन कौन से सही हैं? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। सी ऑप्शन राइट। एक बार इसको देख लेते हैं। वायुकोम सत्याग्रह 1924 में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया। यह एक अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व टी के माधवन, के कल्लप्पन तथा केएस मेनन जैसे नेताओं ने किया था। इस सत्याग्रह को गांधी जी ने अपना समर्थन दिया था। 1925 में इस क्षेत्र का दौरा भी किया था उन्होंने। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो बी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की थी। बाकी लाला लाजपत राय ने भी की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने भी की थी, सुभाष चंद्र बोस ने भी की थी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुई थी। स्थापना के बाद से कई महत्वपूर्ण नेताओं ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस आदि। बड़े नेताओं में सिर्फ बाल गंगाधर तिलक नहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। 1926 में घटित नौजवान सभा का प्रारंभ सदस्य कौन नहीं था? तो डी ऑप्शन राइट हो जाए। अंबेडकर चक्रवर्ती नहीं थे। बाकी भगत सिंह, यशपाल और छबील दास ये सब थे। भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, यशपाल तथा छबीलाल दास नौजवान और विद्यार्थियों को संगठित करने के लिए 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना की। भगत सिंह इस सभा के महामंत्री तथा भगवती चरण वोहरा ने महासचिव का दायित्व संभाला। अप्रैल 1928 में अमृतसर में हुए सम्मेलन में इस सभा का घोषणा पत्र जारी किया। अंबेडकर चक्रवर्ती सभा से संबंधित नहीं थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? बी ऑप्शन सर विलियम जोन्स थे। सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 15 जनवरी 1784 ईस्वी को सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में की थी। इसकी स्थापना उस समय वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल था। इस सोसाइटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्राच्य शिक्षा, साहित्य व ग्रंथों का अनुवाद आंग्ल भाषा में करना था। इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? यहाँ पर आपका भारत परिषद अधिनियम 1861। ब्रिटिश इंडिया के भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। 1861 के अधिनियम के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय था। कैनिंग को ही भारत में विभागीय प्रणाली के आरंभकर्ता के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए तथा उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 साइमन कमीशन का गठन। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? नेहरू रिपोर्ट आई दूसरे नंबर पर। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? शारदा अधिनियम हुआ तीसरे नंबर पर। फिर उसके बाद
चौथे नंबर पर क्या हुआ, दांडी मार्च आया। उसके बाद दांडी मार्च आया और इसको अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले सामन कमीशन का गठन 1927 में, सामन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में, ठीक है। शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929 को। फिर उसके बाद दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? 1901 ईस्वी को, 1901 ईस्वी को प्रकाशित की गई थी, ठीक है। भारत के आरंभिक राष्ट्रवादियों में दादा भाई नौरोजी का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1901 में प्रकाशित पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। कितनी बार? 3 बार। निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। डी ऑप्शन, M.A. अंसारी नहीं शामिल थे, ठीक है। बाकी मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी ये सब शामिल थे पहले से। 1920 के दशक में भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ, जो रूसी क्रांति 1917 से काफ़ी हद तक प्रभावित था। 17 मार्च 1924 के कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, S.A. ढोंगे शामिल थे। इन सभी पर आरोप लगाया गया कि ये हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के प्रतीक राजा सम्राट को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे थे। M.A. अंसारी कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, ठीक है। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्षणा 60 वर्ष पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। सी ऑप्शन, वेब मिलर। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी के दौरान सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में 21 मई 1930 को लगभग 25,000 स्वयंसेवकों ने धर्षणा नामक नमक कारखाने पर धावा बोला, जहां उन्होंने लाठियों से पीटा गया, इन्हें लाठियों से पीटा गया। इस भयावह तस्वीर का उल्लेख अमेरिका के न्यू फ्रीमैन अखबार के पत्रकार वेब मिलर ने किया था। विभेद। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के लिए कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन आया था? यहाँ पर हम इस पर ही आ जाते हैं। सबसे पहले राल्फ फिच आए थे 1583 में। उसके बाद विलियम हॉकिंस 1608 में, निकोलस डाउंटन 1613 में, सर थॉमस रोस 1614 में। इस तरीके से मिलान होगा। तो यहाँ पर हमने देखे टोटल 18 प्रश्न, ठीक है। 2021 का पेपर में 2021 के पेपर में हिस्ट्री से 18 प्रश्न आ गए, ठीक है। अब आता है भूगोल। तो भूगोल 19 से शुरू हो रहा था, आप लोग जान ही सकते हैं कि 18 प्रश्न आए हैं। भौतिक संरचना, अफवाह तंत्र, मानव भूगोल से संबंधित ये टॉपिक रहेंगे। देखिए, पहला प्रश्न पूछा, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। अभिकथन था, यह कारण है। यहाँ पर कौन सा सही रहेगा? आपका सही उत्तर चयन करना है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य, आर एक ही सही व्याख्या है। क्या है? तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बिल्कुल सही। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, ये भी सही है। एक बार इसको देखेंगे। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण तीस्ता नदी है, जो पहले गंगा नदी की सहायक नदी थी, परंतु 1787 के आकस्मिक बाढ़ में तीस्ता नदी अपना मार्ग बदलकर वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे पश्चिमी दाहिने तट की सहायक नदी है, जो कंचनजंगा से निकलकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों से प्रभावित होते हुए आगे बढ़ती, जिसमें रांगपो, संगीत तथा सेवक जैसी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। भारत के राज्य सबसे ऊंची चोटी तमिलनाडु के डोडा बेटा चोटी, राजस्थान की गुरशिखर चोटी, नागालैंड की सारामती चोटी, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी। डोडा बेटा चोटी तमिलनाडु की, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है
चिल्का, यहाँ पर देखेंगे ए ऑप्शन चिल्का, बी ऑप्शन सामर, सी ऑप्शन नोलार, डी ऑप्शन भुल्लार। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। उत्तर राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। चिल्का एक लेगून झील है जो झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सामर झील राजस्थान में जयपुर के 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारत की अंतस्थलीय बृहद खारे पानी की झील है जहाँ नमक का उत्पादन किया जाता है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। ज्वालामुखी उल्कापात द्वारा निर्मित झील है ये, ठीक है। बुलर झील जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण भी है। एक बार आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना जाता है, जो कि असत्य माना है। कक्षा 9 की एनसीईआरटी समकालीन भारत फर्स्ट में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है पूछा है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जोक नदी। बाकी पुनपुन, अजय और जलांगी ये हैं। बाकी नहीं पूछा था तो जोक नदी हो जाएगा, ठीक है। जोक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। महानदी सहायक नदी है, ठीक है। इसका उद्गम सोनेवेरा पठार उड़ीसा से होता है। इसका प्रभाव क्षेत्र उड़ीसा के नुआपाड़ा और बरगड़ा जिला से तथा छत्तीसगढ़ में महासमुंद तथा बलौदा बाजार का क्षेत्र है। अन्य पुनपुन नदी, अजय नदी तथा जलागी नदी गंगा नदी का बेसिन का हिस्सा है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है, बी ऑप्शन चिल्का झील। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं पूछा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये वाला बूढ़ा बाग जलप्रपात काची नदी, ये वाला राइट हो जाएगा। बाकी सभी सम्मिलित हैं। और इधर देख लेंगे, देखो बूढ़ा घाघ प्रपात बूढ़ा नदी पर स्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। काची नदी पर स्थित दशम जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात झारखंड में स्थित है। जबकि हुडुरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड में, चचाई जलप्रपात बिहिड़ नदी मध्य प्रदेश में, धुआंधार जलप्रपात नदी मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, सी ऑप्शन पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और पूरब की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पहुंचते हैं। उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय ये आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं। पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवधावों को भारत की ओर उन्मुख करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे ये शीतल काल में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तर भारत के मैदान में कुछ वर्षा करते हैं, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ। खनिज शक्ति संसाधन उपयोग से संबंधित क्वेश्चन इस तरीके से बने हैं, इधर ही देख लेंगे। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल 2 यहाँ पर बता रहा है। एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई यहाँ पर दे रहा था। एनटीपीसी की सिगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में से, ये वाली बात गलत है, केवल दूसरा पॉइंट सही है और इसको हम यहाँ पर देखेंगे। एनटीपीसी देश की अग्रणी विद्युत उत्पादक सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है। एनटीपीसी की सिगरौली स्थित इकाई की स्थापना वर्ष 1977 में किया गया था। सिगरौली क्षेत्र मध्य प्रदेश के सीधी तथा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में विस्तारित है। इस क्षेत्र में 3 सुपर ताप विद्युत संयंत्र परियोजनाएं हैं, सिंगरौली, विंध्याचल तथा रिहिंद। सिंगरौली तथा रिहिंद संयंत्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, जबकि विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश के सिंधी सिंगरौली जिले में है। इन्हें रिहिंद जलाशय तथा नॉर्दर्न कोलफील्ड कंपनी लिमिटेड द्वारा पानी व कोयले की आपूर्ति की जाती है। एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूरब दिशा की और सही क्रम में कौन सा हो जाएगा, पश्चिम से पूरब की दिशा में, ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, इंडोनेशिया गणराज्य एशिया की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्वी सिरे और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मध्य स्थित
इसके मुख्य द्वीप जो पश्चिम से पूरब पर, सबसे पहले सुमात्रा आएगा, उसके बाद जावा आएगा, उसके बाद बाली आएगा, उसके बाद लोम्बोक, इरियन और जया आएगा। इसके सुमात्रा द्वीप से 0 अक्षांश रेखा विषुव रेखा गुजरती है, ठीक है, तथा ये इंडोनेशिया के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। जकार्ता जो है वो जावा द्वीप पर स्थित है, ठीक है। इंडोनेशिया को मसालों का देश कहा जाता है। इंडोनेशिया को मसालों का देश कहा जाता है। ये सिनकोना के उत्पादन में अग्रणी देश है। सिनकोना के उत्पादन में कौन अग्रणी नंबर 1 पर आता है? सिनकोना में अग्रणी देश, यह सिनकोना के उत्पादन में अग्रणी देश है। कौन? इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? काला सागर के तट के स्तर पर नहीं है तो ए ऑप्शन सीरिया। बाकी टर्की, बुल्गारिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया ये सब काला सागर के तट पर हैं। काला सागर के तट पर सीरिया स्थित नहीं है। काला सागर के पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया, उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन, दक्षिण में तुर्की, इसको तुर्की बोलते हैं, ठीक है। काला सागर के पूर्व में जॉर्जिया, काकेशस पर्वतमाला स्थित है। नोवी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? सी ऑप्शन जापान में। नोवी और कांतो मैदान जापान में स्थित है। नोवी का मैदान होन्शु द्वीप पर स्थित है। होन्शु द्वीप कहाँ का? जापान, ठीक है। यह तृतीय संघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र नगोया इस प्रदेश का बृहत्तम नगर है। नोवी मैदान क्षेत्र में चावल सब्जियों की कृषि होती है। कांतो मैदान होन्शु द्वीप के मध्य में स्थित है। टोक्यो शहर इसी मैदान में स्थित है। सही उत्तर चयन करना। ज्वालामुखी पर्वत देश दिए हैं, इधर ही देख लेते हैं। माउंट रेनर संयुक्त राज्य अमेरिका, माउंट एटना इटली, माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको, माउंट एपो फिलीपींस। तो ये हो गया माउंट एपो फिलीपींस। सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केवल दो सही है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। पहला पॉइंट क्या है? यह ओमान का एक द्वीप जो अरब सागर में स्थित है। ये वाली बात गलत है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। सोकोत्रा द्वीप अरब सागर में अदनी की खाड़ी के पास स्थित यमन का एक द्वीप है। यह जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसे वर्ष 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। वर्तमान में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के 40 स्थल शामिल हैं, जिनमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित स्थल है। इस डाटा को एक बार आप और चेक कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो मडीरा अवस्थित नहीं है, कैरिबियन सागर में नहीं है मडीरा। मेकांग नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मेकांग का उद्गम, यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा केवल एक। मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार में हुआ है, ठीक है, तिब्बत के पठार में। मेकांग डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित, गलत, ये वाला सही है। मेकांग उद्गम तिब्बत पठार। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी मेकांग है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी मेकांग है, जिसे दक्षिण पूर्व एशिया का डैन्यूब एवं दक्षिण पूर्व एशिया गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है मेकांग नदी को। मेकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। यहाँ से आगे बढ़कर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस एवं कंबोडिया लाओस के मध्य सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदी मिनाम के साथ मिनाम मेकांग डेल्टा वियतनाम में होची सिंह सिटी के निकट दक्षिणी चीन सागर में है। वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? स्थलीय पवनों के नाम, एक तरफ स्थान लेवेस, यहाँ पर देख लेंगे। स्थानीय पवनों के नाम
और स्थान। लेविस स्पेन में, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में, ब्लैक रोलर उत्तर अमेरिका में। शामल ऑस्ट्रिया की स्थानीय पवन का नाम नहीं है, बल्कि यह अरब, ईरान एवं इराक के मरुस्थल क्षेत्र की गर्म हवा है। मरुस्थल क्षेत्र की गर्म हवा है कौन? शामल। एक अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन पेट्रोलियम। एक गैर नवीकरणीय या अनविनीकृत ऊर्जा संसाधन वह संसाधन है जिसे मानव समय के ढांचे के अनुसार सार्थक ढंग से सतत आर्थिक निकास के लिए एक पर्याप्त दर पर उसे नवीनीकृत नहीं कर पाता, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वे संसाधन हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे तथा जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त एवं अच्छे होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? ए ऑप्शन लातविया। ये ऑप्शन नहीं है पूछा तो लातविया। बाकी कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट ये सब कोको का प्रमुख उत्पादक केंद्र देश मान लो, ठीक है। कोको कोको के प्रमुख उत्पादक देश आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, कैमरून आदि हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में काकाओ नामक वृक्ष उगते हैं जिनके फलों के बीजों को कोको कहते हैं। इस वृक्ष का मूल स्थान लेटिन अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग है। कोको दो प्रकार के होते हैं, क्रिडलो दक्षिण अमेरिका और फोरेस्टो अफ्रीका। लातविया की प्रमुख फसल राई है, राई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसको छोड़ो, यहाँ पर देखेंगे। बोर्नियो स्थान एक तरफ जानती, बोर्नियो पुनान जनजाति, अरब मरुस्थल में रुवाला, स्वीडन तथा फिनलैंड की लैप्स, स्वीडन तथा फिनलैंड की लैप्स हो जाएगी। कोरियाक पूर्वोत्तर साइबेरिया की चुक्ची समुदाय की जनजाति कोरियाक, ठीक है। यह प्राय चुकोटको कमचटकन भाषा बोलते हैं। जनगणना 2011 जनसंख्या व नगरीकरण से प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए हैं। जनगणना 2011 के अनुमान के अनुसार, तो यहाँ पर हम किस प्रश्न पर आया, हमने देखा 19 से लेकर 38 प्रश्न, ठीक है। तो इतने प्रश्न पूछे गए थे भूगोल से। अब आते हैं जनगणना से संबंधित। देखिए, जनगणना 2011 के अनुमान के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? 2011 की जनसंख्या में बताया था, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश बताया। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से 19.981, 11.237। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? बी ऑप्शन मद्रास में। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। कंपनी 1600 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत एक चार्टर जारी कर जन प्रतिनिधि शासन की स्थापना के लिए न्यायिक पद्धति के विकास करारोपण के लिए 29 सितंबर 1688 को मद्रास में भारत के प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। 29 सितंबर 1688 में। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? बी ऑप्शन द्वितीय अवस्था को। नगरीकरण जन्म दर के संदर्भ में कथन कौन सा सही है? जन्म दर के संदर्भ में कथन कौन सा सही है? एक ऑप्शन नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। दूसरा पॉइंट, ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। कौन सा कथन सही हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है? सबसे कम रहा है तो बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या घनत्व पूछा गया था। अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52,
ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व 17 सबसे कम है। वही बिहार का जनघनत्व 1106 सबसे अधिक रहा था 2011 में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? डी ऑप्शन संघीय, फेडरल नहीं है, बाकी संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष सम्मिलित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, पंथनिरपेक्षता, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का उल्लेख है, जबकि संघीय शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय हैं। न्याय 3 प्रकार का उल्लेख, साथ ही विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ध्यातव्य है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई थी? 5 प्रकार की। और न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय। विचार करना है। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को, गोवा की 30 मई 1987 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को, तेलंगाना 2 जून 2014 को। यह है क्या? गठन है ये। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए ऑप्शन आम चुनाव में मतदान, ये कर्तव्य नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा था तो ये वाला राइट हो जाएगा। वाकई वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता कहा था? डी ऑप्शन डॉक्टर राधाकृष्णन है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? आकस्मिकता निधि से संबंधित कौन सा है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 संसद तथा राज्यों के विधानमंडल को अपनी आकस्मिक निधियां स्थापित करने का प्राधिकार देता है। आकस्मिक निधियां स्थापित करने का प्राधिकार देता है। आकस्मिक निधि संघ या राज्य में राष्ट्रपति या राज्यपाल के अधीन रखी जाती हैं ताकि वे अप्रत्याशित व्यय के पूर्ति के वास्ते तब तक के लिए अग्रिम धन दे सके जब तक कि संसद या विधानमंडल उसे प्राधिकृत नहीं कर देते। आकस्मिक निधि ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाई जाती हैं जिनके अधीन अकस्मात कुछ व्यय जरूरी हो जाए। वर्तमान समय में राष्ट्रीय आकस्मिक नीति यहाँ पर देखें, वर्तमान में राष्ट्रीय आकस्मिक निधि का आकार कितना है 2024 में? कमेंट्स में बताओ। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों बार सही है। देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आहन के कारणों के विषय में सूचित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आहन के कारणों के विषय में सूचित करता है।